हाय एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एंथुजियास्ट हैं, जो जानना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 के बीच इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में ऐसे कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं। और इसी वीडियो में हम एक रिपोर्ट को भी स्टडी करेंगे जो रिसेंटली डिक्लासिफाई हुई है, जो दिखाती है कि नेपाल ने 1960s में भी किस प्रकार से इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पायरिंग एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की थी। खासतौर पे उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले 10 मिनट में पूरे एक वीक के, खासतौर पे इसमें तो मैंने 2 वीक का कवर किया है, सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। ना सिर्फ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्मली इंडियन न्यूज़पेपर्स में खबरें आती है थोड़ी शैलो होती है। द डिप्लोमेट जैसी मैगजीन्स बहुत अच्छे से काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको देती है आईआर की। सो आइदर यू शुड रीड दोज मैगजीन्स फॉर डीपर एनालिसिस ऑफ आईआर, या फिर आप मेरे सेशन यहाँ पे रेगुलरली देख सकते हैं अगर मैं ये इनिशिएटिव कंटिन्यू करता हूँ तो। ये न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, किस तरीके से यूएस की फोर्सेस ने उठवाया, उन्हीं के घर से उठवाया। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट है, नया नहीं है, क्योंकि यूएसए हमेशा बॉम्बार्ड करता रहता है फ्रीडम को दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। दे गिफ्ट यू द फ्रीडम बाय बॉम्बार्डिंग इट। सो ये तो हो गया, ठीक है, सभी को मालूम है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा दिया गया है। लेकिन यहाँ से हमें कुछ चीज़ें जाननी है कि यूएसए के यहाँ पे इंटरेस्ट क्या इन्वॉल्व है। क्या सिर्फ ऑयल यहाँ पे इंटरेस्ट है? इनफैक्ट एक बात यहाँ से आप जानिए कि जब भी हम गेम थ्योरी को स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक गेम आती है जीरो सम गेम। वेनेजुएला का एक ऐसा इंसिडेंट है जो सबके इंटरेस्ट में है। ये डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट में भी है, इनके लिए जीरो सम गेम है। ये व्लादिमीर पुतिन के इंटरेस्ट में भी है, इनके लिए भी जीरो सम गेम है। ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इंटरेस्ट में भी है, इनके लिए जीरो सम गेम है ना। इसमें जो है ओनली लूजर निकोलस मदुरो है। जीरो सम गेम को जब भी हम स्टडी करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम इकोनॉमिक्स में भी चलता है, एनर्जी में भी चलता है, साइंसेज में भी चलता है, डिप्लोमेसी में भी चलता है। जीरो सम गेम इन गेम थ्योरी इज एन इंसिडेंट जिसमें एक पार्टी का अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वो दूसरी पार्टी के लॉस से बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे एनर्जी में एक जीरो सम गेम होती है। आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर आपको गेन हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी का वहां पे लॉस हो रहा है, और इस तरीके से आप चीजों को बैलेंस आउट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जीरो सम गेम डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। उन पे बहुत एलिगेशंस लग रहे थे कि वो पुतिन को रोक नहीं पाए, यूक्रेन में पीस को वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उन पे आरोप लग रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक नॉन सीरियस पर्सन है जो सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं, और डोमेस्टिकली भी लोग उन्हें कम सीरियस लेना, है ना, वो शुरू कर चुके थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ मेजर गेन क्या हुआ है कि जैसे ही उन्होंने किसी एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को उठवाया, जिसे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मदुरो इज अ वायलेंट गाय, है ना, वो पहले से निकोलस मदुरो को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे यूएस में भी मदुरो के खिलाफ, क्योंकि ड्रग्स ट्रेड वगैरह बहुत चल रहा था। तो उन्होंने ऑलरेडी ही हैड बीन सेलिंग दैट आइडिया, ही हैड सोल्ड दैट आइडिया टू हिज इलेक्टर्स बिफोर, कि भैया निकोलस मदुरो की वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। इनके लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इन्हें लगता है कि आई एम द सोल गेनर, एक्चुअली गेनर ये भी है। व्लादिमीर पुतिन के लिए यहां पे जीरो सम गेम में गेन ये हुआ है, राइट। इसीलिए ये चुप है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी इन्वेजन किया है यूक्रेन में, वेस्ट इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था। अब जो है सर्गेई लेवरोव आएंगे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे कि भैया वेस्ट को कोई अधिकार नहीं है हम पे किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म उड़ेलने का, क्योंकि आप खुद में ही सॉर्टेड नहीं हो। चाइना भी आएगा, बोलेगा कि भैया हम तो करेंगे अटैक ताइवान पे, हमारी वन चाइना पॉलिसी है, और ताइवान ये तो क्लेम ही करते हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है। आप किसी सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को उठवा सकते हो, हम वहां की उसको नहीं उठवा सकते हैं क्या? इनके लिए भी यहां पे गेन है। ओनली लूजर इज निकोलस मदुरो। नंबर 1, ये आपका हो गया थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। दूसरी बात, ये गेम अभी की नहीं है, ये 1990s की गेम है। 2000s में जब यूगो चावेस वेनेजुएला में राज कर रहे थे, उस वक्त यूएसए की बहुत सारी कंपनीज वेनेजुएला में एंटर हुई थी, उन्होंने अपने एसेट्स वहां इस्टेब्लिश किए, लेकिन एकदम से उन्हें 2008 टू 2009 में उन्हें विड्रॉ कर देना पड़ा। और उसके बाद मदुरो आए, मदुरो ने तो वहां पे एकदम तहलका ही मचा दिया, क्योंकि 2007-2008 में नेशनलाइजेशन किया गया सारी वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज का। इनफैक्ट इंडिया की जो रिलायंस है और ओएनजीसी विदेश है, इन्हें भी वहां पे एक छोटी ऑयल फील्ड मिली थी, लेकिन क्योंकि मदुरो के अंडर वेनेजुएला से जितने भी इंजीनियर्स वगैरह हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां से बाहर भागना शुरू कर चुके थे, इंजीनियर्स वहां से बाहर भागना शुरू कर चुके थे। तो एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो लोगों के बिना काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वेनेजुएला की ऑयल इकोनॉमी में भारी डिक्लाइन हुआ। और ये आज का इंसिडेंट नहीं है, इराक में 2003 का इन्वेजन है, ये भी यूएसए ने इसी वजह से किया। क्यों? क्योंकि एक पैन अमेरिकाना की, उनकी जो पैक्स अमेरिकाना की पॉलिसी थी, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन कंट्री, ये पैक्स अमेरिकाना की उनकी पॉलिसी 1990 से लेकर के चल रही है। क्योंकि चाइना ने बाद में और रशिया ने बाद में, ब्रिक्स ने बाद में वेस्ट और यूएसए को काउंटर और चैलेंज करना शुरू किया, यूएस की हेजेमनी को। नाउ यूएसए वांट्स टू री एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी, और उसके लिए मुनरो डॉक्ट्राइन से अब डोनरो डॉक्ट्राइन पे डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इट इज अ न्यू डॉक्ट्राइन, डोनरो डॉक्ट्राइन। इंपॉर्टेंट बात है यहां से वेनेजुएला के बारे में जानना। वेनेजुएला इज दिस कंट्री, इसके कुछ नेबरिंग कंट्री है ना, कोलंबिया है वेस्ट में, ब्राजील है साउथ में पड़ता है, गुएना है ईस्ट में, है ना, फ्रेंच गुएना। आगे हम देखेंगे कि भैया यहां पे भी ईयू की कैसे प्रेजेंस है ना। अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज क्या सिर्फ यूरोप के कॉन्टिनेंट में है, नहीं, साउथ अमेरिका में भी यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री है। आगे हम देखेंगे ये कुछ फिजिकल फीचर्स है। उन्होंने 2025 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया था कि, है ना, 2-3 उन्होंने माउंटेन्स की चेन दे दी थी और बताओ कि इसमें से मैच द फॉलोइंग, आई थिंक चिले चुले उसमें एक वो था। तो एंडीज माउंटेन भी भैया यहां तक एक्सटेंड होता है। गुएना हाईलैंड्स जो है यहाँ फ्रेंच गुएना से इधर गुएना हाईलैंड्स यहाँ पे एक्सटेंड होती है। ओरिनोको रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिनोको रिवर का जो डेल्टा है, ये ही इसी डेल्टा की वजह से इतने सारे, ओरिनोको बेसिन में ही इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, हैवी क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। एंजल फॉल्स ये भी वेनेजुएला में होते हैं, ठीक है। चुरुन रिवर में एंजल फॉल्स जो दुनिया के हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, ये भी आपको यहीं वेनेजुएला में ही मिलेंगे। लानोस, सेरेडोस, कटिंगास, कैंपोस, ग्रैंड चेको, पंपास, ये साउथ अमेरिका के कुछ ग्रासलैंड्स हैं। इनमें से जो लानोस ग्रासलैंड है, ये भी आपको वेनेजुएला में ही मिलेगा। लानोस, सेरेडोस, ग्रैंड चेको, पंपास, कटिंगास, कैंपोस, है ना, इनमें से लानोस ग्रासलैंड आपको वेनेजुएला में मिलेगा। लेक माराकाइबो, ये भी जो है आपको वेनेजुएला में मिलेगी। एवर लास्टिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। तो नेक्स्ट चीज, क्या ये नई बात है? नहीं, यूएसए ने इससे पहले ऑलरेडी पनामा के लीडर को भी 36 साल पहले उन्हें उठवा दिया था, ठीक वैसे जैसे मदुरो को उठवाया। यूएसए किसी का भी फ्रेंड नहीं है, किसी का भी फ्रेंड नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट यूएसए के जो एक लंबे टाइम तक टॉप डिप्लोमेट रहे हैं, हेनरी किसिंजर, तो उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट ही दी थी कि यूएसए का कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, उनके ओनली परमानेंट इंटरेस्ट है। उन्होंने खुद ही यूएसए के लिए यह स्टेटमेंट दी थी। और यूएसए और सीआईए कोई लिमिट्स नहीं जानते हैं। ईरान में आजकल डिसरप्शन चल रही है, मोस्ट लाइकली सीआईए उसमें इन्वॉल्व है।
बांग्लादेश में जो हुआ, रिपोर्ट्स है कि सीआईए उसमें इन्वॉल्व है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के एलिजिडली मर्डर अटेम्प्ट में भी एलिजिडली सीआईए इन्वॉल्व पाई गई, क्योंकि यूएस का एक सोल्जर जो है वो बांग्लादेश में पाया गया जो सीआईए का एजेंट निकला। इन सब चीज़ों के बीच ये जानना जरूरी है कि यूएसए कितना नीचे गिर सकता है अपने इंटरेस्ट को है ना सर्व करने के लिए। आपको मालूम है कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने रशियंस को इंटिमिडेट करने के लिए कॉन्डम्स का यूज किया। एलिजिडली सीआईए के प्लेन्स ने आसमान से बड़े साइज के कॉन्डम्स यूएसए में फेंकना शुरू किया, रशिया में फेंकना शुरू किए, ताकि रशियन लोगों को वो बता सके कि यूएसए के लोग रेशियली सुपीरियर है उनसे। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर की टैक्टिक थी। इस पे बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, हालांकि है ना अगर आप चाहते हैं तो कॉन्डम्स का हमेशा से वॉर में अलग अलग तरीके से, इंडिया ने भी बांग्लादेश वॉर में कॉन्डम्स का इंपॉर्टेंट यूज़ किया था। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगली बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी लोगों ने मिस कर दी होगी वो ये कि ईयू मर्कोसूर के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। ये 17-18 जनवरी तक फाइनलाइज हो जाएगा। फ्रांस इसके अगेंस्ट जा रहा है। फ्रांस नहीं चाहता है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट हो मर्कोसूर के साथ, क्योंकि इससे फ्रेंच जो फार्मर्स हैं उनके है ना ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। बहुत सारी एग्रीकल्चरल जो कस्टम्स थे वो रिमूव किए जा रहे हैं, और जो फ्रेंच फार्मर्स है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके ईयू ने, जो उर्सुला वंडरलेन है, उन्होंने ये बात कही है कि नहीं, हम मर्कोसूर के साथ ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है हम उसे आगे इनिशिएट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि मर्कोसूर में कौन कौन कंट्रीज है। क्या वेनेजुएला इसका एक मेंबर है? यहाँ से वो सवाल बना सकता है। मर्कोसूर में ये सारी कंट्रीज है। ब्राज़ील इसमें आता है, उरुग्वे आता है, पराग्वे आता है, अर्जेंटीना इसमें आता है, बोलीविया भी इसमें आता है, ठीक है, लेकिन चिले इसमें नहीं आता है। ये याद रखना है। ABC ट्रायंगल किस चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसका C इसमें नहीं आता है, चिले इसमें नहीं आता है। वेनेजुएला पहले मेंबर था, इसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है कि EU की ये जो सारी कंट्रीज हैं इसका एक मेंबर साउथ अमेरिका में भी है, वो है फ्रेंच गुयाना। यहां से आपसे सवाल वो बना सकता है। ज़्यादा हमें इस एग्रीमेंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सवाल वो यहां से ये पूछेगा कि मर्कोसूर के बीच में और इंडिया और मर्कोसूर का क्या कोई लेना देना है? यस, इंडिया ने 2009 में मर्कोसूर के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडिया में डिप्लोमेसी के एंथुजियास्ट है तब भी। अगला इंपॉर्टेंट खबर है नेपाल से। कुछ सीक्रेट डीक्लासिफाइड जो फाइल्स हैं, वो जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं, ये रिसेंटली डीक्लासिफाई हुई है। द डिप्लोमेट ने कल ही इसे पोस्ट किया, पिछले कल 11 जनवरी 2026 में ये पोस्ट हुआ है ना। ये डिप्लोमेट का ही ये ट्विटर का वो है, और लंबे टाइम तक ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इसे पिछले कल ही डीक्लासिफाई किया, जिसमें ये बताया गया कि 1960s में नेपाल ने कोशिशें करी कि वो नागा इंसर्जेंट्स को सपोर्ट दे। उस टाइम पे चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इवन टू सम एक्सटेंट CIA कोशिश कर रहे थे कि वो नागा इंसर्जेंट्स या नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे सके। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व था। नेपाल का कोई रेफरेंस अभी तक नहीं मालूम था। नेपाल ने अकॉर्डिंग टू दीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये तक ऑफर किया नागा इंसर्जेंट्स को कि वी विल रिप्रेजेंट यू इन यूनाइटेड नेशंस, हम आपकी वॉइस बनेंगे यूनाइटेड नेशंस में। तो नागा डेलीगेशन को इन्होंने उस वक्त सपोर्ट देने की बात कही, जो कि बाद में अपने चरम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ये वो आइडिया है ना। ये वो रिपोर्ट के कुछ एक पोर्शंस है। जून 1962 में जो जॉर्ज पीटरसन है, उस वक्त के फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया कि भैया नेपलिस जो गवर्नमेंट है
वो नागा डेलीगेशन को यूएन में सपोर्ट करना चाहती है, इन्होंने ऑफर किया था। इनफैक्ट तब तक नेपाल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर था। इंडिया नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑलरेडी 1949 में साइन हो चुकी थी। बावजूद इसके नेपाल ने, है ना, उस वक्त भी, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ द देन गवर्नमेंट और देन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द कंट्री, कि भाई हमारे बगल में ये सब चीज़ें चल रही थी और ना तो हमें इसका आइडिया था, और अगर आइडिया था भी तो इसे रोकने के लिए क्या कारगर स्टेप लिए गए उसका इस रिपोर्ट में कोई जिक्र भी नहीं है। कोरिया पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि जो साउथ कोरियन लीडर है 2025 में एपेक समिट के दौरान वो शी जिनपिंग से मिले। साउथ कोरिया और चाइना का हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं वो सारे यहाँ स्टडी करेंगे। 2025 में एपेक की समिट के टाइम ये मिले थे, उसके तुरंत बाद एक साल के अंदर ये फिर से मिल गए और इनके बीच कोई कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी हुई है। अब ये एपेक क्या है? 1989 में एपेक एक, है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तौर पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसमें एशिया पैसिफिक के सारे मेंबर्स हैं, इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक टर्म की, है ना, टर्म भी इंडो पैसिफिक ही यूज करता है। पहले रशिया हो, रशिया तो आज भी, चाइना आज भी एशिया पैसिफिक टर्म यूज करना पसंद करता है। इंडो पैसिफिक वो लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंडो पैसिफिक वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व करता है। चाइना इसलिए इंडो पैसिफिक यूज नहीं करता क्योंकि ये इंडिया की एंट्री को पैसिफिक अफेयर्स में अलाउ कर देता है। रशिया इसलिए यूज करना पसंद नहीं करता क्योंकि रशिया का मानना है कि ये वेस्ट के द्वारा गढ़ी गई एक चाल है, इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स, कि रशिया के अगेंस्ट एक अलायंस खड़ा किया जाए, एंटी रशिया, राइट, जैसे क्वाड हो गया, है ना, तो वो इन चीजों को एंटी रशिया अलायंस मानता है। लेकिन एशिया, है ना, एशिया पैसिफिक टर्म का ये उस टाइम पे यूज करते थे। यूएसए भी पहले एशिया पैसिफिक टर्म ही यूज करता था, रिसेंटली इंडो पैसिफिक टर्म में इन्होंने शिफ्ट किया है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एंटी इंडिया इनके भी बहुत सारे, है ना, ऐसे इनिशिएटिव आपको देखने को मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, तो हो सकता है कि वापस से यूएसए धीमे धीमे एशिया पैसिफिक टर्म यूज करना शुरू कर दे। एपेक 1989 में बनी थी, 21 के आसपास इसके मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। एशिया पैसिफिक मीटिंग के टाइम ये मिले, उसके बाद फिर से 2026 जनवरी में बीजिंग में मीटिंग हुई है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की शी जिनपिंग के साथ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। पहली बात, येलो सी, जो मैरीटाइम डिस्प्यूट रशिया और, यहां से भी वो सवाल बना सकता है कि येलो सी डिस्प्यूट रशिया, चाइना और ताइवान के बीच है, या चाइना और रशिया के बीच है, या चाइना और जापान के बीच है। नहीं, चाइना और साउथ कोरिया के बीच में है येलो सी डिस्प्यूट। अब इस येलो सी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए 2000 में प्रोविजनल मेजर जोन, एक PMZ क्रिएट किया गया था। येलो सी में चाइना और साउथ कोरिया की ओवरलैपिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। साउथ कोरिया का यहां तक एक्सटेंड होता है, चाइना का यहां तक एक्सटेंड होता है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक प्रोविजनल मेजर जोन क्रिएट किया था, एक बीच का जोन, कि भैया इसमें हम दोनों पीस मेंटेन करेंगे और कम से कम मिलिट्री प्रेजेंस इसमें हमारी रहेगी। लेकिन चाइना ने 2025 में भी इसे ब्रीच किया क्योंकि इन्होंने यहां कुछ स्टील स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे। रिसेंटली जो डील हुई है 2026 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि ये जो रिसेंटली कंट्रोवर्शियल स्टील स्ट्रक्चर आपने खड़े किए हैं, आप प्लीज इसे हटाइए। और हम यहाँ पे, है ना, इन्होंने प्रपोज भी किया कि हम यहाँ पे एक मिडल जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो कौन सा नंबर है। इंपॉर्टेंट बात है यहां से जानना कि ये जो येलो सी है, ये येलो क्यों है? क्योंकि यहां पे येलो रिवर आती है, यहां पे चाइना की
येलो रिवर आती है बोहाई सी में। अब ये येलो रिवर कौन सी है? ये है होआंग हो रिवर। आपने नाम सुना होगा होआंग हो रिवर। मेरे पेन का कलर भी येलो ही है। ये वाली जो रिवर यहाँ पे आ रही है ना, ये बोहाई सी में आती है, बोहाई सी में। ठीक, तो यहाँ पे ये येलो रिवर आ जाती है। ये येलो रिवर का कलर येलो क्यों है? ये आपके तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है और यहाँ जो बीच में डेजर्ट्स पड़ते हैं उन डेजर्ट की मिट्टी जो है साथ में ये बहा ले आती है, तो ये इसका पानी का कलर येलो हो जाता है। यांगजे रिवर कहाँ जाती है? ये शंघाई के पास यहाँ पे साउथ चाइना सी में खुद को ड्रेन कर जाती है। आप मुझे बताएंगे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में कितने मेंबर्स हैं? क्या इसका मेंबर चाइना है या नहीं है? और मेकोंग रिवर कहां पे खुद को ड्रेन करती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहां से भी आपको सवाल अच्छा बन सकता है। अब ये यांगत्से रिवर ही ये वो रिवर है जहां पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है ना वो बना हुआ है। चाइना ने वो बनाया हुआ है थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस डैम, है ना। ये इतना बड़ा है कि भैया इसमें आजकल 22 गीगावाट, 22,000 मेगावाट यानी 22 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। हमारे यहाँ डैम होता है 1 गीगावाट 2 गीगावाट का मैक्सिमम, ये 22 गीगावाट का है। सबसे एक हाइड्रोजन, एक तरीके से इन्होंने वाटर बॉम्ब यहाँ पे क्रिएट कर रखा है तिब्बत में। नेक्स्ट खबर है कि क्या चाइना एक्चुअल में, द डिप्लोमेट का ये एनालिसिस है। आपको थोड़ा अगर अपने बारे में है ना छोटी मोटी अगर नॉलेज चाहिए, अगर एनालिसिस भी करना हो कि क्या चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट रियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इसमें डिप्लोमेट ने एक अच्छा एनालिसिस किया हुआ है कि 2025 में यूएस की एक सीआईए की रिपोर्ट आई थी कि चाइना के 50% जितने रॉकेट्स हैं, जितने मिसाइल्स हैं, वो फ्यूल की जगह पानी से भरे हुए हैं। ये वो रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से हैं। इनफैक्ट चाइना के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो आज भी रशियन मॉडल पे रिलाय करते हैं। अगली बात, आप जो एनालिसिस में, मेंस के आंसर्स में या फिर जिंदगी के एनालिसिस में एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी होना ही जरूरी नहीं है, या आपके पास सिर्फ क्षमता होना ही जरूरी नहीं है। आपकी क्षमता बैटल टेस्टेड होनी चाहिए, बैटल टेस्टेड। चाइना ने 1970s से लेकर के आज तक कोई भी एक्टिव वॉरफेयर में हिस्सा नहीं लिया है। चाइना ने कोशिश की थी वियतनाम में, नॉर्थ वियतनाम, है ना, वियतनाम वॉर के टाइम पे नॉर्थ वियतनाम में इंटरवीन करने की, जो कि फेल रहा। चाइना कुड नॉट मेंटेन इटसेल्फ इन दैट कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। ये वो रिपोर्ट है, आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस वगैरह में कहीं अगर यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। किर्गिस्तान से खबर है। आप मुझे बताएंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो मेंबर नहीं है। एससीओ में सेंट्रल एशियन कौन सी कंट्री है जो एससीओ की मेंबर नहीं है? हुआ ये कि 5 साल पहले किर्गिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। किर्गिस्तान के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है सदर जेपरोफ, इन्होंने उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन को हटा करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसने इन्हें अथॉरिटेटिव पावर्स दे दी, और क्रिटिक्स इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। थोड़ा अगर मतलब आइडिया रखना हो कि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड में क्या चल रहा है, तो ये भी चल रहा है। नेक्स्ट खबर है चाइना दिस वीक। ये एक एनालिसिस होता है, आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं। एक अच्छा एनालिसिस इसमें चीज़ों का किया जाता है, स्पेशली चाइना और रिलेटेड अफेयर्स का। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको मिलेगी कि चाइना ने जापान को 1100 से ज़्यादा जो क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट है उसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम अपना लागू कर दिया है। उनमें मेनली क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स, सर्किट्स एक्सेट्रा ये शामिल है, क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी में आता है जिसका मिसयूज जापान चाइना के अगेंस्ट कर सकता है।
जापान ने इसे आर्बिट्रेरी एक्शन कहा है। और ऐसे ही में जब चाइना ने ये सब चीज़ें कर दी, ब्रिक्स ग्रुपिंग जिसका इंडिया भी एक मेंबर है, जिसके पहले 5 मेंबर्स थे, पहले तो ब्रिक ही था 4 मेंबर्स, फिर 5 हुए, साउथ अफ्रीका इसमें आया, अब 11 हो गए हैं। ये जो 6 नए मेंबर ऐड हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से नए मेंबर्स हैं। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग के फ्रेमवर्क के अंडर विल फॉर पीस 2026 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, आजकल हो रही है, लेकिन इसमें हिस्सा सिर्फ 3 कंट्रीज ले रही है, ईरान, रशिया और चाइना। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिक्स के अंडर हो रही है, लेकिन सिर्फ 3 कंट्रीज का एक नेक्सस यहां पे बिल्ड हो रहा है, ईरान, रशिया, चाइना। ये एक नया नेक्सस बिल्ड हो रहा है जो हो सकता है कि ब्रिक्स में इंडिया जैसी कंट्रीज के इंटरेस्ट को साइडलाइन कर जाए, क्योंकि चाइना, ईरान या फिर एससीओ में आए तो पाकिस्तान ऐड हो जाएगा। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं ये रीजनल ग्रुपिंग्स में इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकती है। ऐसे में एक नया इनफॉर्मल ग्रुप भी राइज हुआ है, क्रिंक ग्रुपिंग। इसे कहा भी जाता है एक्सिस ऑफ अपहीवल। ये वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करने वाला एक ग्रुप है जिसमें रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना शामिल है। इसे हम क्रिंक ग्रुपिंग कहते हैं। ये चाहते हैं कि वेस्टर्न हेजेमनी को हम चैलेंज करें, उस हेजेमनी को समाप्त कर सकें। आई होप इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो एनालिसिस है ये किसी भी प्रकार से आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और प्रीलिम्स में बार बार मात खा रहे हैं, मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप civilspot.in पे जाकर के ये इनिशिएटिव PYQ रिसर्च प्रोग्राम। PYQ के थ्रू पूरा करंट लिंकेज के साथ सारे PYQ इसमें कवर्ड है। करना आपको कुछ नहीं है, एनरोल करना है बस, और जितने वहाँ पे वीडियोज होंगे सबको देखो, बार बार देखो। आप पाएंगे कि 40 to 50% क्वेश्चन यहीं से आपके कवर हो जाते हैं, और इतना ही जरूरी होता है आपको प्रीलिम्स में एज लेने के लिए। ये सिर्फ कोई PYQ है ना, नॉर्मल जो PYQ प्रैक्टिस होती है वैसा नहीं है। ये एक PYQ रिसर्च का प्रोग्राम है, 150+ आवर्स का आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर होती है जो आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखी होगी, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसी ऐसी चीज़ें PYQ में पूछ रखी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ऐसा भी यूपीएससी पूछ सकता है क्या। सो नो द एग्जामिनर्स माइंडसेट थ्रू द क्वेश्चंस that the examiner of UPSC has already framed years ago. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं, है ना। आई होप मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा आगे भी। टेक केयर. बाय बाय. एज ऑलवेज, लव यू ऑल.